हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम हमारी कंसोलिडेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, जो हमने पिछले लेक्चर में एक अच्छा न्यूमेरिकल किया था उससे आपको मुझे पता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी आ गई होगी, पर आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये वाला न्यूमेरिकल भी कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन से रिलेटेड होगा। राइट, ये वाला न्यूमेरिकल जैसे कि हम करते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर 10 सेकंड के लिए रहेगा। आप अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करना। इसमें हिंट मैं आपको ये दे देता हूँ, अगर आपने पहले कंसोलिडेशन का चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जो भी कंप्रेसिबल लेयर होती है हमारी, उसके सेंटर पे हम देखते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेस बिफोर कंसोलिडेशन एंड व्हाट इज स्ट्रेस आफ्टर कंसोलिडेशन। हमको हमारे कंप्रेसिबल लेयर के सेंटर पे देखना होता है। राइट, तो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर इस हिंट को देके मैं 10 सेकंड के लिए क्वेश्चन रखूंगा। क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और फिर उसके बाद मैं अपनी अप्रोच तो आपके साथ डिस्कस करूंगा ही करूंगा। राइट, तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमको जो चीज़ सीधे सीधे तरीके से क्वेश्चन में दिख रही है, फिगर में दिख रही है, जो हमको गिवन है, जो सीधा ही बिल्कुल सीधा दिख रही है, दैट इज थिकनेस ऑफ कंप्रेसिबल लेयर। वो लेयर जिसकी कंप्रेशन होना है, जिसकी अल्टीमेटली कंसोलिडेशन होनी है, उसकी थिकनेस डायरेक्टली फिगर से हमको पता चल रही है एंड दैट इज 1.5 मीटर। आई कैन सी फ्रॉम द फिगर, मेरे पास नीचे फिगर है, इसमें मैं देख पा रहा हूँ दैट एच नॉट इज 1.5 मीटर। ओके, एच नॉट इज 1.5 मीटर, ये मेरे को गिवन है। और आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि जब भी हमको अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैलकुलेट करनी हो, आपको कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन या कोएफिशिएंट ऑफ रीकंप्रेशन गिवन हो, तब डायरेक्टली आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला स्ट्राइक करना चाहिए दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू सी सी एच नॉट बाय 1 प्लस ई नॉट लॉग ऑफ सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार बाय सिग्मा नॉट बार। इस फॉर्मूले का यूज कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे जरूर होगा ताकि हम अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट डेल्टा एच को कैलकुलेट कर पाएं। अब इस सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार को आप सिग्मा 1 बार भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप क्या चाहते हो। ठीक है, नाउ अब इस डेल्टा एच को कैलकुलेट करने के लिए थिकनेस ऑफ कंप्रेसिबल लेयर जिसकी अल्टीमेटली कंसोलिडेशन होनी है, एच नॉट इज गिवन टू मी एज 1.5 मीटर। डायरेक्टली फिगर से देख सकता हूं मैं। राइट, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन मेरे को दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इज इट इज द क्ले स्ट्रैटम इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड। अब ये भी आप ध्यान में रखिए, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन दिया है और ये भी दे रखा है दैट क्ले स्ट्रैटम इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन में कोई भी लूज एंड क्वेश्चनर नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, उसमें बता दिया कि क्ले जो है वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड है। क्योंकि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इससे पता चल रहा है कि क्वेश्चनर एक अच्छे लेवल पे और सारी इंफॉर्मेशन बताते हुए आपको क्वेश्चन बता रहा है, आपको कुछ भी ज़बरदस्ती से एज्यूम नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, इसमें बता दिया दैट आवर सॉइल इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड। जब ये बता दिया तब हमें साफ साफ पता चल रहा है दैट ये वाला फॉर्मूला लगेगा डेल्टा एच इक्वल टू सी सी एच नॉट बाय 1 प्लस ई नॉट। इसमें पहली बात तो रिकम्प्रेशन इंडेक्स दिया ही नहीं है, तो वो वाला फॉर्मूला सी आर एच नॉट जो इसमें हम ऐड करते होते हैं, जो हमने पिछले क्लास में किया था, वो लग ही नहीं पाएगा। ठीक है, सीधा ये वाला फॉर्मूला लग पाएगा। और मान लीजिए अगर दिया भी होता कंफ्यूज करने के लिए, अगर आपको डायरेक्टली यही दे दिया दैट आर क्ले इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड, तब आपको चाहे दिया हो, वो सिर्फ आपको फिर कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा। क्योंकि जब कह दिया क्ले इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड, फिर सीसी का ही इस्तेमाल होगा। और अगर कह देता है दैट क्ले थ्रू आउट द लोडिंग इज ओवर कंसोलिडेटेड, तो यहां पर सीसी की जगह सी आर होता, रिकम्प्रेशन इंडेक्स का हम इस्तेमाल करते। और अगर पिछली बार की तरह ओवर कंसोलिडेटेड से स्टार्ट होकर नॉर्मली कंसोलिडेटेड के ऊपर हमारा सॉइल रुक रहा है, तो फिर हमें दोनों चीज़ें
अकाउंट में लेनी पड़ती, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन और कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन, और एंड में हम प्लस साइन लगा देते जैसे हमने पिछले अपने लेक्चर में किया था। ठीक है, तो अब इसमें H0 हमको गिवन है 1.5 मीटर। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन हमको डायरेक्टली गिवन है, कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ 0.3। कंप्रेशन इंडेक्स मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, ये 0.3 गिवन है, दिस इज 0.3, कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ 0.3, ये क्वेश्चन की वर्डिंग में मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो CC और H0 ये तो डायरेक्टली गिवन है, पर क्या वॉइड रेशियो गिवन है बिफोर कंसोलिडेशन? E0 इज वॉइड रेशियो एट 0% कंसोलिडेशन, राइट। अब वॉइड रेशियो अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा हो, वॉइड रेशियो हमको गिवन है ही नहीं, इनिशियल वॉइड रेशियो हमको गिवन ही नहीं है, तो क्या करें? वो तो हमें चाहिए अगर ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो क्या करें हम, राइट? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा E0 की वैल्यू निकालने के लिए। बिल्कुल, वो हम करेंगे। हमारा एक बहुत ही अच्छा हमको पैरामीटर दिया हुआ है, दैट इज गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू 17 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब फॉर क्ले। ये हमको गिवन है, गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू 17, राइट, 17, ओके, 17 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, ये हमको गिवन है, दिस इज गिवन टू अस। इसका हम इस्तेमाल करेंगे गामा सैचुरेटेड का। क्यों? क्योंकि हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 ये भी गिवन है, राइट। मैं आपको बता रहा हूं कि सोचना कैसे है, कि ये अल्टीमेटली हमने पहले अपना ये वाला दिमाग लगाया कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूले में कौन कौन सी चीज़ें हमको पता है और कौन कौन सी चीज़ें हमको निकालनी है, उस चीज़ों पे हम अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं। ठीक है, तो गामा सैचुरेटेड ये हमको गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये हमको गिवन है, तो ऑफ कोर्स हमारा जो फर्स्ट चैप्टर में हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, जो बेसिस है हमारी पूरी सॉइल मैकेनिक्स का, वो इसमें लगेगा। कौन सा? गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू G प्लस E गामा W बाय 1 प्लस E। अब इसमें गामा W, अब ये भी आप ध्यान में रखिए कि गामा W इसमें 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। ये इस गलती को आपने अवॉइड करना है एट ऑल कॉस्ट, क्योंकि अगर गामा W की वैल्यू ना गिवन होती तो हम डेफिनेटली एज्यूम करके चलते दैट गामा W इक्वल टू 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, ये हम एज्यूम करके चलते, पर अब तो दिया है क्वेश्चन में। अगर आप यहां पर 9.81 पुट कर दोगे देन योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग, तो आपका क्वेश्चन जो एक्चुअली आंसर की में क्वेश्चन आंसर की में आंसर दिया हुआ है उसे टैली नहीं करेगा आपका आंसर। तो चाहे आपको सारा आता था, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना आपको पता था, क्योंकि आपने जो डेटा गिवन है उसको नजरअंदाज कर दिया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इन गलतियों से आप जितना हो सके उतना बचे। ठीक है, तो गामा W की वैल्यू 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब मेरे को गिवन है, G की वैल्यू 2.65 पता है, E हमको निकालना है, गामा सैचुरेटेड की वैल्यू 17 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब गिवन है। अब डेफिनेटली मेरे को जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। 17 इज इक्वल टू G की वैल्यू 2.65 प्लस E इंटू गामा W 10 बाय 1 प्लस E, राइट। इसको मैं थोड़ा और आसान बनाने के लिए ऐसे भी कर सकता था, ये गामा सैचुरेटेड का ये वाला फॉर्मूला इट्स करेक्ट, पर थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि मेरे को अपना टाइम भी सेव करना है, तो प्रैक्टिस में मैं क्यों ना ये बातें सीख लूँ कि एक्चुअल में अगर पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए अपना टाइम कैसे सेव करूँ। वो कैसे करूँगा? क्योंकि मेरे को गामा सैचुरेटेड के अलावा गामा डैश का फॉर्मूला भी पता है। गामा डैश का फॉर्मूला क्या होता है? गामा डैश का फॉर्मूला हमारे पास होता है G-1 गामा W बाय 1 प्लस E। अब मेरे को गामा सैचुरेटेड 17 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब गिवन है और गामा W 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब गिवन है, तो डायरेक्टली ओरली बिना कैलकुलेटर उठाए मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि गामा डैश की वैल्यू क्या होगी। डायरेक्टली गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W, बिल्कुल ऐसे छोटे बच्चों की तरह 17 माइनस 10 7 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, डायरेक्टली आसान बना दिया हमारे लिए क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेटर उठाने की भी जरूरत नहीं है हमको। कैलकुलेटर जो साइंटिफिक कैलकुलेटर में गिवन होता है उसको चलाने की कोई जरूरत नहीं है। 17 माइनस 10 सिंपल 7 इक्वल टू, अब इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहा और ये वाला फॉर्मूला क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ई का कुछ इस तरफ कंपोनेंट आता, ई का कुछ इस साइड आता, इक्वेशन को सॉल्व करता हो जाती, पर टाइम भी तो मेरे को सेव करना है। तो मैं गामा सैचुरेटेड के बजाय गामा डैश वाला फॉर्मूला अगर लगाऊं तो मेरा टाइम सेव होगा।
तो मेरे को प्रैक्टिस के दौरान जो गेट के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस के दौरान मेरे को ये चीज़ें भी सीखनी है कि अगर इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आ जाए तो मैं अपना टाइम कैसे सेव करूं, राइट। एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए, ध्यान दीजिए, टाइम सेव करना है पर एक्यूरेसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। टाइम सेव करते करते क्वेश्चन नहीं गलत करना, सिली मिस्टेक्स नहीं कर देनी, इन बातों का हमको पूरा पूरा ध्यान रखना है। Now 17 minus 10 7 is equal to g minus 1. G minus 1 2.65 minus 1 simple 1.65 into gamma w 10 given है, ओके, डिवाइड बाय 1 प्लस e। अब यहाँ से e बहुत ही आसानी से हमारे पास आ जाएगा। e की वैल्यू, दिस इज माई कैलकुलेटर। आपको अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस करनी है। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने गेट के जो मेरा प्रोसेस था उसमें तैयारी कर रहा था, उसमें मैंने इन कैलकुलेशंस की थी, ये वाली मैंने विद हेल्प ऑफ गेट साइंटिफिक कैलकुलेटर। उससे क्या होता है कि आपकी जो एक्चुअल में जब आप पेपर में कैलकुलेशंस करते हो फ्रॉम साइंटिफिक कैलकुलेटर तो आपको कुछ ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं आती उसमें, ठीक है ना। आपकी पहले से प्रैक्टिस हुई होती है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है अगर आप ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑफ गेट इस्तेमाल करना शुरू कर दो। नो 1.65 into 10 डिवाइडेड बाय 7 minus 1, it's 1.357 1.357। this is my E0 initial void ratio। E0 क्यों? this is my void ratio when consolidation has not started, that is consolidation is 0%। हर चीज के पीछे मैं जो भी सिंबल इस्तेमाल कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, आपको उसके पीछे मैं जितना बता सकता हूं उतना मैं आपको सिग्निफिकेंस बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। E0 is 1.357, it's coming on my calculator now। अब E0 की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई। अब क्योंकि थोड़ी सी जगह में कमी है तो मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। वैसे भी इससे हमें कुछ नहीं कैलकुलेट किया, हमने डायरेक्टली सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए ये गिवन था, हमने इसे कुछ कैलकुलेट नहीं किया गामा सैचुरेटेड वाले फॉर्मूले से, तो इसकी वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको क्यों ना हटा दें हम। We will remove this, okay, done। now ये हमारे पास आ गया, E0 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब CC पता है, H0 पता है, E0 पता है, सिग्मा नॉट बार और डेल्टा सिग्मा बार ये नहीं पता। कर लेते कैलकुलेट, क्या बात है फिर। सिग्मा नॉट बार की वैल्यू अगर निकालनी है, सिग्मा नॉट बार डेल्टा सिग्मा बार, इनका मतलब तो हमें पता होना चाहिए ना। सिग्मा नॉट बार मतलब वो वाली स्ट्रेस जो लोड लगाने से पहले हमारे सॉइल पे लग रही थी, हमारी कंप्रेसिबल लेयर पे लग रही थी। अब हम ये नहीं देख पा रहे कि क्ले के ऊपर की तरफ कितनी लग रही है, वो देखें या नीचे की तरफ लग रही है, कहाँ देखें हम। तो हमने ये बात डिसाइड की है कि जो क्ले के सेंटर है ना, सेंटर ऑफ कंप्रेसिबल लेयर है, वहाँ पे आप देखना शुरू करो, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। E0 की तो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ही ली है 1.357, तो E0 की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1.357, ओके। इस यहाँ पर प्रॉपर डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूँ। प्रॉपर डायग्राम, चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें मेरे को जो डायग्राम गिवन है, इट इज़ लाइक कि ऊपर एक ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, कोई ऊपर से कॉलम आ रहा है जिसके ऊपर 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर की लोडिंग लग रही है, 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस लोडिंग इज गिवन टू मी एज 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बेस पे, फाउंडेशन के बेस पे लग रही है ये 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की लोडिंग। अब ये वाला ओके, इसकी लेयर की जो भी प्रॉपर्टीज हैं आई एम फाइन विद इट, पर बात ये है कि यहाँ पर कहीं पर एक वाटर टेबल आ जाता है, उसके बाद फिर एक क्ले लेयर शुरू हो जाती है। ऊपर वाली लेयर इट इज सैंड और सिल्टी सैंड जो भी है, ओके, पर नीचे वाली जो क्ले लेयर है, इट्स गामा सैट इज 17 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड इट्स थिकनेस इज 1.5। इससे मुझे ज़्यादा मतलब है 1.5। अब कहने को ये देखिए, ये मेरी क्ले लेयर है जैसे मैंने आपको बताया। अब मेरे को जो सिग्मा नॉट बार जो कि इनिशियल स्ट्रेस थी, जब ये वाला लोड 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड एक्ट नहीं कर रहा था, तो कौन सी स्ट्रेस एक्ट कर रही थी? जो सॉइल की नेचुरल स्टेट में स्ट्रेस है, ठीक है, जो सॉइल की जियोस्टैटिक कंडीशंस
के अकॉर्डिंग, जब कोई लोड नहीं लग रहा था, जो जियोस्टैटिक लोडिंग, जो जियोस्टैटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारी क्ले के ऊपर स्ट्रेस लग रही थी, वही तो है सिग्मा नॉट बार, ठीक है। अब डेल्टा सिग्मा बार जो हमने ऊपर से स्ट्रेस लगाई, उसकी वजह से एडिशनल स्ट्रेस कितनी आ गई, कहाँ पर, क्ले लेयर के ऊपर। ये हमको कैलकुलेट करना है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ पर कर सकता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी कर सकता हूँ। तो कुछ हमने एक बेसिस बनाया कि आप ऐसा करिए कि इसका ना आप सेंटर ले लीजिए, इसके सेंटर पे आप इस सिग्मा नॉट बार और डेल्टा सिग्मा बार को कैलकुलेट करिए और उस हिसाब से आप अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट को निकालिए। हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ पर निकालें, तो हमने, जैसे हम एवरेज आउट करते हैं चीज़ों को, वैसे ही हमने डिसाइड किया कि इसके सेंटर पे निकाल लेते हैं। ओके, तो हमने इसका सेंटर डिसाइड किया कि यहाँ इसके सेंटर पे हमको निकालनी है सिग्मा नॉट बार इफेक्टिव स्ट्रेस और डेल्टा सिग्मा बार जो एडिशनल स्ट्रेस लगी है उसकी वैल्यू। सिग्मा नॉट बार की वैल्यू जो मेरे को प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल गिवन है, बेसिक टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस वाली जो मेरा चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग, ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है, उससे मैं निकाल लूँगा क्योंकि मेरे को प्रॉपर्टीज गिवन है। गामा ड्राई इज गिवन टू मी एज 15 एंड द लेयर इज 1.5 प्लस 0.5, क्योंकि देखिए यहाँ तक जो थिकनेस है दिस इज 1.5, ठीक है। जो ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाली जो लेयर है इट इज सिल्टी सैंड, ओके। 1.5 और 0.5 नीचे जो वाटर टेबल के ऊपर जो है दैट इज 0.5। ऑफ कोर्स माय डायग्राम इज नॉट टू स्केल, ठीक है। इन छोटी सी बातों को आपको इग्नोर करना होगा ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। 1.5 और 0.5, ओके। तो मेरे को इसकी जो गिवन है ड्राई डेंसिटी, ड्राई ऊपर वाली सॉइल ऑफ कोर्स ड्राई होगी तभी ड्राई डेंसिटी मेरे को गिवन है, तो ड्राई डेंसिटी इट इज गिवन टू मी एज 15 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। सो 15 इंटू 2 ये आ जाएगा मेरा 15 इंटू 2 प्लस होगा नीचे वाला जो वाटर टेबल के नीचे है गामा सेट मेरे को गिवन है, जो ये सिल्टी सैंड है ना, इसका गामा सेट गिवन है 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। गामा सेट 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये मेरे को गिवन है। क्या गामा सेट का इस्तेमाल होगा ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस? नो, टोटल स्ट्रेस के दौरान उसका यूज होता है। जब हमको इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, अपने दिमाग में बिठा के रखिए कि जब भी वाटर टेबल के नीचे देन वी हैव टू यूज गामा डैश। अपने दिमाग में उठा के रखिए, कभी भी ये गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये, कम से कम आप गलती, ये कम से कम ये वाली गलती आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। कम से कम इतना तो आपको आना ही चाहिए, इतनी बात तो आप अपने दिमाग में बिठा के रखिए। 18 माइनस गामा डब्ल्यू इज 10। आसान बना दी हमारे लिए चीज़ें, ठीक है। ओरली हम देख लेंगे 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। तो 8 इंटू नीचे की इसकी कितनी थिकनेस है, इट इज 0.5। दिस थिकनेस इज गिवन टू मी एज 0.5, सेम जो ये वाली थिकनेस है 0.5 मीटर। सो इट विल बी 8 इंटू 0.5, ओके 8 इंटू 0.5। पर मेरे को यहां तक जाना है, यहां तक आ गया मैं, क्ले की शुरुआत तक आ गया। अब क्ले के नीचे भी जाओ, यहां तक जाना, इसके सेंटर तक, इसके सेंटर तक। इसका यूनिट वेट कितना है, गामा डैश 17 माइनस 10 7 इंटू क्ले की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। अब 17 माइनस 10 7 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 2। टोटल थिकनेस इज 1.5 डिवाइडेड बाई 2 0.75 मीटर। सो 0.75 सिग्मा नॉट बार बड़ी ही आसानी से यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। सिग्मा नॉट बार फ्रॉम हेयर इट विल बी 15 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 0.5, यस 7 इंटू 0.75, इट इज 39.25। गॉट इट, 39.25, yes 39.25 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वी आर अराइविंग ऑन आवर डेस्टिनेशन, राइट। सिग्मा नॉट बार, एक चीज रहेगी डेल्टा सिग्मा बार, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं बड़ी ही आसानी से। डेल्टा सिग्मा बार वी हैव टू कैलकुलेट, जगह उतनी है नहीं, बट दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वी कैन समहाउ मैनेज इट। देखिए डेल्टा सिग्मा बार क्वेश्चन में गिवन है, कंसीडरिंग 2:1 मेथड ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूशन।
दैट इज वर्टिकल। मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 2:1, ब्रैकेट में दे दिया वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन में मेरे को गिवन है 2:1, लेट मी डू सम अदर मार्कर। 2:1 इसकी डिस्पर्जन मेरे को गिवन है 2:1, 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल। मेरे को 2:1 लिख के ना ब्रैकेट में दे दिया वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। अगर ब्रैकेट में ना लिखा होता मैं अपनी तरफ से यही मानता, 2:1 मतलब वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल दी है, ठीक है ना। जो भी मान लीजिए 2:1 की जगह 1.5:1 लिखा होता, ठीक है, कुछ और लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, ठीक है ना। तो वो अगर डायरेक्टली ऐसे गिवन है ना, तो आपको मान के चलना है कि वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल की रेशियो दी हुई है। सॉल्व करते हुए हम हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल के हिसाब से करते हैं, पर जो आपको दी होती है ना रेशियो, चाहे मान लीजिए कोई ऐसा पेपर आ गया, गेट के अलावा, गेट के प्रोफेसर समझदार हैं, उन्होंने दे दिया ब्रैकेट में वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल ताकि इन चीज़ों की वजह से आपका क्वेश्चन गलत ना हो। पर मान लीजिए आप कोई और पेपर दे रहे हैं, उसमें ये दिया ही नहीं है, सीधा दे दिया 1.5:1 या 2:1, जो भी दिया नहीं ब्रैकेट में कि वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल कैसी, तो आपको मान के चलना है कि जो पहले वाला है वो है वर्टिकल, जो दूसरे वाला है इट इज हॉरिजॉन्टल। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कोई लोडिंग ना दी होती, इसमें तो दे दी, कोई लोडिंग ना दी होती, तब हम जो स्टैंडर्ड मान के चलते हैं ना, वो ही मान के चलते हैं जो इन्होंने दी है। क्या? 2:1, 2:1 वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल। ये स्टैंडर्ड लोड डिस्पर्जन, लोड डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम मान के चलते हैं ड्यूरिंग सॉल्विंग आवर क्वेश्चंस, ठीक है ना। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो हमारा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ना, राइट, ये प्रैक्टिकली भी ऑफ कोर्स पाया गया होगा, ठीक है। पर अगर मैं हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो हमारे इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। वो कैसे? वो देखिए, उससे ये होता है कि इफ दिस जो ये वाली है, मान लीजिए इसकी दिस इज अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फुटिंग, जो भी दिस इज बी, ठीक है, इसकी साइड इज बी, इसकी विड्थ इज बी। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे, ये देखिए, वैसे वैसे इसके हिसाब से मैं देख लूँ, वैसे जो हम जैसे सॉल्व करते हैं तो हम ऐसे, इसमें तो दिया ना 2:1, हम जो करके चलते हैं, ठीक है, हम जो करके चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं दैट कि ये n हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल की फॉर्म में लोड डिस्पर्जन हम मान के चलते हैं। जो भी हमको दिया हो ना लोड, जैसे इसमें गिवन है 2, इसको मैं इस वाली स्पेस को अभी मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी अभी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, हमको फॉर्मूला भी पता है, ठीक है, जो वैल्यूज़ वी ऑल नो दिस, ठीक है। E0 की वैल्यू मैं रहने देता हूँ, बाकी चीज़ों को मैं एक बार हटा रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली हम क्वेश्चन से देख लेंगे, वैल्यूज ही पुट करनी है। देखिए अब n हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, जो भी हमको लोड गिवन हो, जैसे इसमें गिवन है 2:1, ठीक है, 2:1 मेरे को गिवन है, दिस इज वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल में कर लेते हैं कन्वर्ट। हम इसको सॉल्व करने के लिए 1:2 हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, वैसे ड्यूरिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में हम इस पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, बट हियर अगर मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँ, इसका मतलब ये होता है कि जैसे इसमें गिवन है कि 1 हॉरिजॉन्टल अगर मैं जाऊँ तो 2 वर्टिकल मैं नीचे जाऊँगा, इसका ये मतलब है ना, राइट। तो 1 हॉरिजॉन्टल अगर मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं अगर मैं Z नीचे गया, ठीक है, दिस इज n हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। मैं आपको ना स्टैंडर्ड केस करा देता हूँ। स्टैंडर्ड केस कराने के बाद जो भी लोडिंग हमको गिवन होगी उस हिसाब से हम अडॉप्ट कर लेंगे, कोई चक्कर ही नहीं है। n हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, स्टैंडर्ड ही करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब जो ये n हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल है, इसका मतलब क्या है कि मैं अगर 1 वर्टिकल गया तो मेरे को n हॉरिजॉन्टल जाना पड़ेगा। ये शर्त है लोड डिस्पर्जन की। अगर मैं 1 वर्टिकल गया तो n हॉरिजॉन्टल मेरे को जाना पड़ेगा। अब अगर मैं Z गया तो
आप लगाओ यूनिटरी मेथड लगाओ। 1 वर्टिकल तो n हॉरिजॉन्टल, z वर्टिकल तो z इंटू n हॉरिजॉन्टल मेरे को जाना पड़ेगा। मान लीजिए दिस इज माई z, तो मेरे को z इंटू n मतलब nz हॉरिजॉन्टल जाना पड़ेगा। यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं। सिमिलरली इस साइड अगर मैं z नीचे जा रहा हूं तो n इंटू z मेरे को इधर जाना पड़ेगा। और ये वाली तो इतनी है b, सेंटर वाली तो आपको पता ही है b है। ओके, तो अब इफेक्टिव विड्थ z डेप्थ नीचे जाने के ऊपर, राइट, जब मैं z डेप्थ नीचे गया तो मेरी जो विड्थ, जहां पे मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरा लोड जो इस पे लग रहा था, फाउंडेशन पे लग रहा था, अब वो लोड b की जगह b प्लस 2nz पे लग रहा है। ये b nz इधर, nz इधर, 2nz हो गया तो b प्लस 2nz, राइट। तो अब मेरा लोड जो यहां पर b पे लग रहा था वो b प्लस 2nz पे लग रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये एक स्क्वायर फुटिंग है, ठीक है, एक स्क्वायर फुटिंग है, तो जो इस साइड बोर्ड के अंदर जो साइड जारी होगी उसमें भी ऐसे लोड डिस्पर्जन हुई होगी। तो वो अगर L है तो यहां पर NZ और NZ का इंक्रीज होगा, तो एंड में जो लेंथ है वो L प्लस 2nz बन जाएगी, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हम एक बार भूल जाते हैं, उस पर हम दोबारा आएंगे, पर पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक पे ले जाऊं। बिल्कुल अगर बेसिक पे लेके जाऊं तो b डैश विल बिकम इक्वल टू b प्लस 2nz। उस लेयर पे जहां पर मेरे को मेरा जो लोड किस एरिया पे लग रहा है उसको मेरे को देखना है, क्योंकि मेरे को, जैसे मैंने आपको बताया, सेंटर ऑफ कंप्रेसिबल लेयर के ऊपर देखना है कि कितनी एडिशनल स्ट्रेस लग रही है। डेल्टा सिग्मा बार हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द सेंटर ऑफ दिस कंप्रेसिबल लेयर, ठीक है। तो z कितना वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर बात ये है कि यह इसमें कैलकुलेशंस करते क्यों है और क्यों करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। तो b डैश आ गया b प्लस 2nz, ओके। नाउ इसी तरह अगर वो l होता, ठीक है, लेंथ अगर यहाँ पे l होती तो l डैश आ जाता l प्लस 2nz। अब कहने का ये मतलब है कि लोड जो यहाँ पर, मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर फुटिंग है, रेक्टेंगुलर फुटिंग, तो रेक्टेंगुलर तो एक l है दूसरी b होगी, तो b इंटू एल, जो लोड यहाँ पर L इंटू बी के डायमेंशन के ऊपर लग रहा था वो यहाँ पर L प्लस 2nz इंटू बी प्लस 2nz पे लग रहा है। मतलब यहाँ पर लोड डिस्पर्जन के बाद मान लीजिए L डैश और B डैश हो गई, ठीक है। अब लोड एक वाइडर एरिया पे लग रहा है, इसको हम ट्रेपेजॉइडल मेथड ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर हम पढ़ेंगे तब मैं आपको ये वाली चीज़ पूरी डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपने ये चैप्टर पहले पढ़ा हुआ देन वेल एंड गुड, फिर तो आपको ये चीज़ समझ आ ही रही होगी। पर अगर आपने नहीं पढ़ा तो जब मैं आपको ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा देन आई विल एक्सप्लेन इट इन फुल डिटेल, ठीक है। हालांकि यहाँ पर भी मैंने अच्छी डिटेल में बताई है, पर वहाँ पर मैं इससे भी ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। नो b प्लस 2nz, जो लोड मेरा यहाँ पे लग रहा था L इंटू बी के ऊपर, वो डिस्पर्स होके जैसे जैसे मैं सॉइल के अंदर जा रहा हूं मेरा लोड एक वाइडर एरिया के ऊपर डिस्पर्स हो रहा है। वो वाइडर एरिया कितना आ रहा है उसके लिए मैंने ट्रेपेजॉइडल मेथड ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कर रहा हूं। उस ट्रेपेजॉइडल मेथड ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हम n हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल की रेशो में जब अपने लोड को डिस्पर्स करेंगे तो मेरा लोड किस एरिया पे लगेगा वो एरिया कैलकुलेट करना मेरा मेन पॉइंट ऑफ फोकस होता है। यहाँ पे हमारे इस केस में इट इज एक्टिंग ऑन b प्लस 2nz, और इस साइड जो लेंथ होगी दिस विल बी l प्लस 2nz, और जो इफेक्टिव एरिया जहाँ पे ये वाला लोड लगेगा इट विल बी a डैश इज इक्वल टू l डैश इंटू b डैश, राइट। तो अब जो मेरे को डेल्टा सिग्मा बार कैलकुलेट करना होगा वो होगा जो भी यहाँ पे लोड लग रहा था। ये तो मुझे प्रेशर दिया है, गलती मत कर देना, प्रेशर और लोड ये दो अलग अलग बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। डेल्टा सिग्मा बार जो भी लोड लग रहा है मेरा Q,
डिवाइडेड बाय मैं कर दूंगा एरिया, मॉडिफाइड एरिया इज ए डैश। ये तो प्रेशर दिया है, लोड कितना है वो मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो ऐसे मैं Q बाई ए डैश में कर दूंगा। अब जो भी आपको लोड डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगी उसको आप n हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। आपको जो क्वेश्चन में गिवन होगी वो होगी वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल। आपका काम है कि आप उसको हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल में कन्वर्ट कर लें ताकि आप अपने क्वेश्चन को आसान बना पाए, ठीक है। क्योंकि n हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल में अगर आपने कन्वर्ट कर लिया तो आप डायरेक्टली अब आपको याद होगा कि जो मॉडिफाइड विड्थ है दैट विल बी b प्लस 2nz एंड मॉडिफाइड लेंथ विल बी इक्वल टू l प्लस 2nz। अगर सर्कुलर है, सर्कुलर फाउंडेशन है, तो मॉडिफाइड डायमीटर विल बिकम इक्वल टू d प्लस 2nz। तो उस केस में एरिया होगा पाई बाय 4 इंटू d प्लस 2nz का स्क्वायर। अगर कोई और शेप है तो उस हिसाब से हम देखेंगे। जैसे हम देखेंगे कि स्ट्रिप फुटिंग के लिए थोड़ा सा जो हम कर रहे हैं ना, स्ट्रिप फुटिंग के लिए थोड़ा सा मॉडिफाइड है जो हम देखने जा रहे हैं उसको, उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो फुटिंग है इट इज़ स्क्वायर फुटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपको स्ट्रेस ट्रांसफ़र वाला कराऊंगा, ठीक है, कि कैसे जो हम लोड ऊपर रखते हैं, जो बॉजेनेस्क वेस्टरगार्ड इक्वेशंस, काफ़ी सारी इक्वेशंस हैं, उसमें आपको ये वाला मेथड मैं इन डिटेल करवाऊंगा और अलग अलग एरियाज़ के लिए कौन सा मॉडिफाइड एरिया होगा ये भी मैं आपको समझाऊंगा। बहुत डिटेल में देखेंगे उसको। यहाँ पर भी डिटेल में बताया मैंने, पर वहाँ पर तो पूरी डिटेल में देखेंगे। नाउ डेल्टा सिग्मा बार इज इक्वल टू Q बाई ए डैश, ठीक है। अब बात ये है कि जो 2:1 मेथड है ना, इसको ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है। अगर नाना लोडिंग हमको गिवन हो कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए तो हम इसी लोडिंग को एज्यूम करके चलते हैं और हमारे डेल्टा सिग्मा बार की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर ना गिवन हो तो दे दी, वेल एंड गुड। ना गिवन होती यही एज्यूम करते जो गिवन है, ठीक है। 2:1 वाली 2:1 वाली में ऐसा क्या खास है उसको देखते हैं। 2:1 ये क्या है, वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल। जब हमने इसको हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल में कन्वर्ट किया, हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल, तो ये इसका उल्टा 1:2, ठीक है। तो n हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, तो n हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो वर्टिकल 1 करना है। वर्टिकल मतलब इसको डिवाइड बाय 2 तो 2 डिवाइड बाय 2 1, इसको डिवाइड बाय 2 किया, इसको भी डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 0.5। तो जो 2:1 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल की लोडिंग थी, ठीक है, इसको मैं रिफाइन तरीके से लिखूंगा 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल। जो 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल की लोडिंग थी उसको मैं डिवाइड बाय 2 करके यहाँ पर भी डायरेक्टली लिख सकता था 0.5 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, डिवाइड बाय 2 किया दोनों साइड से, राइट। 0.5 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। तो यहाँ पर n हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल के हिसाब से अगर आप देखोगे n की वैल्यू 0.5 है। n की वैल्यू हियर n इज 0.5, राइट, n इज 0.5। n हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल है ना, तो 1 वर्टिकल और n क्या है 0.5, ठीक है। अब n जब मेरे पास 0.5 आ गया तो इसमें कुछ खास क्या है उसको हम देखने जा रहे हैं। तो इससे हमारे पास क्या आता है, जो b डैश की वैल्यू होती है दिस बिकम्स इक्वल टू b प्लस 2 इंटू 0.5 विल बी इक्वल टू 1 2nz। यहाँ पे n की वैल्यू 0.5, 2 इंटू 0.5 1, सो b प्लस z and L dash will become equal to similarly L plus 2 into 0.5 1, so L plus Z. So B dash will become equal to B plus Z and L dash will become equal to L plus Z, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि इस मेथड से हमको ये एडवांटेज मिलता है कि हमको स्पेसिफिकली ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना पड़ता कि डेप्थ, इतनी डेप्थ जाने से और जो एरिया में बढ़ोतरी आएगी, जो डेप्थ में, जो विड्थ में, जो लेंथ में बढ़ोतरी आएगी, जेड डेप्थ नीचे जाने से वो कितनी होगी, दिमाग नहीं खराब करना पड़ता। ज्यादा कैलकुलेशन में माथा खापी नहीं करना पड़ती, हमको मत्थकबाई नहीं करनी पड़ती। हमको क्या होता है, डायरेक्टली हम देख लेते हैं कि ओके जेड डेप्थ नीचे जा रहे हैं, ओके जितना डेप्थ आप नीचे जा रहे हो उतनी उसकी विड्थ बढ़ा दो, देन हमको कुछ अपना दिमाग नहीं खराब करना, डायरेक्टली अच्छा 2 मीटर नीचे जा रहे हो 2 मीटर इसकी विड्थ बढ़ा दो, 1 मीटर जा रहे हो 1 मीटर इसकी विड्थ बना दो। जैसे
गिवन है मेरे को 2 मीटर इंटू 2 मीटर, मेरे को ये गिवन है, इसको मैं रब कर देता हूं। नाउ ध्यान दीजिए 2 मीटर इंटू 2 मीटर मेरे को गिवन है। इस मेथड का एडवांटेज, बहुत ही अच्छा एडवांटेज इस मेथड का मैं आपको बताने जा रहा हूं। 2 मीटर इंटू 2 मीटर की मेरे को फुटिंग गिवन है। नीचे कितने नीचे जा रहा हूं मैं, आई एम गोइंग 0.5 का आधा 0.75, यहां पर भी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 0.75 प्लस 1, ओके 1.75, तो 1.75 मैं नीचे जा रहा हूं, तो 2 में डायरेक्टली 1.75 में ऐड करूंगा, कितना हो गया 3.75। तो जो मेरा मॉडिफाइड एरिया होगा दिस विल बी, ऑफ कोर्स मेरे को एक स्क्वायर फुटिंग दी हुई है, तो चीज़ें आसान है मेरे लिए। रेक्टेंगुलर होती तब भी आसान नहीं होती, क्या बात थी, ठीक है। तो जो 2 मीटर 2 मीटर है वो मेरा हो जाता 1.75, अगर मैं ऐड करूं इसमें 1 प्लस 0.75 1.75, तो देन इट विल कम 3.75। मॉडिफाइड एरिया मेरे को अपना दिमाग नहीं खराब करना पड़ रहा कि कितना होगा, डायरेक्टली कितनी विड्थ है, डायरेक्टली आप 1.75 नीचे गए हो ना, 1.75 इसमें ऐड कर दो, कितना 3.75 आ गया, 3.75 मीटर इंटू 3.75 मीटर, डायरेक्टली 2 मीटर इंटू 2 मीटर गिवन है, ठीक है। 1.75 नीचे गए हो, 1.75 इसमें ऐड कर दो, कितना बन गया 2 प्लस 1.75 3.75, 1.75 इसमें ऐड कर दो, कितना बन गया 3.75। तो 3.75 मीटर इंटू 3.75 मीटर मॉडिफाइड एरिया है मेरा, जहां पर फाइनली लोड डिस्पर्स हो रहा होगा, ठीक है। पता लग गया मेरे को, आसान ही है। अब मैं यहां से अपना जो मॉडिफाइड एरिया है वो कैलकुलेट कर लूंगा, और जो डेल्टा सिग्मा बार होगा वो हो जाएगा कैलकुलेट, ठीक है। ये हो गया, तो डेल्टा सिग्मा बार लोड कितना है यहाँ पे, ये तो प्रेशर है, लोड कितना है, लोड होता है प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर कितना 200, लोड डायरेक्टली गिवन होता, चीजें आसान होती। अब कैलकुलेट कर लूंगा मैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। 200 इंटू एरिया, एरिया विल बी 2 स्क्वायर फुटिंग है। अगर 2 इंटू 3 की रेक्टेंगुलर फुटिंग होती तो यहाँ पर 200 इंटू 2 इंटू 3 करता मैं, राइट। नाउ 200 इंटू स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉडिफाइड एरिया, मॉडिफाइड एरिया की साइड कितनी है 3.75 मीटर इंटू 3.75 मीटर की एक स्क्वायर फुटिंग है, राइट। जो एक मॉडिफाइड एरिया जो यहाँ पर मेरे को नजर आ रहा है दैट इज 3.75 मीटर इंटू 3.75 मीटर, एक मॉडिफाइड एरिया जो है जहां पर लोड डिस्पर्स हो रहा है एट सेंटर ऑफ कंप्रेसिबल एयर, दिस इज 3.75 मीटर इंटू 3.75 मीटर, तो इसका 3.75 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। सो डेल्टा सिग्मा बार विल बिकम इक्वल टू 200 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 3.75 स्क्वायर, 56.88 है, 56.8888 ऐसे आ रहा है। अब मेरे को 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है, तो 56.888 को मैं क्या लिखूंगा 56.89। बेसिक राउंड ऑफ की टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। 56.89 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मेरा डेल्टा सिग्मा बार आ गया। अब सब कुछ आ गया, राइट। सिग्मा नॉट बार पता है, डेल्टा सिग्मा बार पता है, एच नॉट पता है, सीसी पता है, ई नॉट पता है, सब कुछ तो पता है। डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसकी अब कुछ जरूरत ही नहीं है, हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है ना। वी हैव अंडरस्टूड वेरी नाइसली व्हाट विल बी द मॉडिफाइड लेंथ, मॉडिफाइड एरिया, मॉडिफाइड विड्थ, क्या एडवांटेज है 2:1 मेथड का, सब कुछ समझ लिया हमने। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने जो इंफॉर्मेशन यहां से निकालनी थी निकाल ली, डन। आप जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी ना, आपको ऐसे डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे, अच्छा ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा डायरेक्टली। अच्छा कंप्रेसिबल एयर यहाँ पर है, सिग्मा नॉट बार इस डेप्थ पे कैलकुलेट करना, कर लो। डेल्टा सिग्मा बार 2:1 मेथड गिवन है, ओके। डेल्टा सिग्मा बार इज इक्वल टू लोड बाय डायरेक्टली, उसमें 2 में 1.75 ऐड किया 3.75, जो लोड है 200 इंटू 4, 200 इंटू स्क्वायर 200 इंटू 4 डिवाइड बाय जो भी एरिया है। प्रैक्टिस करते रहोगे ना, एक ही क्वेश्चन के द्वारा प्रैक्टिस करते रहो, राइट। जिसमें आपको दिक्कत आ रही है उसकी, ठीक है ना। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। प्रैक्टिस में भी ये नहीं कभी कि चलो ये हो गया अब इस चीज़ की प्रैक्टिस कर ले, ना, गेट की पीवाई क्यू बार बार प्रैक्टिस करते रहो, आपकी
मतलब जो पी वाई क्यू है ना उसकी भी बार बार वी है ना, स्पेशली उनमें जिनमें आप अटक रहे हो, करते रहोगे ना एक अलग लेवल डेवलप हो जाएगा। रिवीजन की इंपॉर्टेंस बहुत लोग जानते नहीं है, वो करते हैं ये कर लिया मैंने, अब और मैं क्या कर सकता हूँ, अब और क्या कर सकता हूँ। यार जो किया उसको तो अच्छे से कर लो, उसको तो पूरा ऐसे कर लो, अपना जो किया उसको अच्छे से करना सीखो, ठीक है ना, उसको पूरा अच्छा मतलब बना लो। इस बात को ध्यान रखना कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ ना, इससे बेहतर है जो किया है उसको पूरा अच्छे से किया होना चाहिए, ठीक है। नाउ डेल्टा एच की वैल्यू इट इज इक्वल टू सी सी, सी सी की वैल्यू मेरे को गिवन है, इट इज 0.3 सी सी। एच नॉट इज गिवन टू मी एज 1.5, पर यहाँ पे बात है कि मेरे को एंड में इन mm आई हैव टू कैलकुलेट। सो मैं अब यहाँ पर ही, अब ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है, या तो आप बाद में इन mm कन्वर्ट करें, या आप डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि mm में आंसर आपका पूछा है तो आप यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी आप कर सकते हो। मैंने मीटर को mm में कन्वर्ट किया है, 1.5 मीटर जो गिवन है ना, थिकनेस ऑफ कंप्रेसिबल लेयर दैट इज क्ले, उसको मैंने mm में कन्वर्ट कर लिया। सी सी एच नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस ई नॉट, ई नॉट की वैल्यू हमने निकाली थी 1.357 log of sigma naught bar, sigma naught bar is given to me as 39.25, okay, plus delta sigma bar I have calculated 56.89 divided by sigma naught bar 39.25, okay, बस यही है डेल्टा एच 39.25 plus 56.89 by 39.25 log into 0.3 into 1.5 into 10 raised to power 3 divided by 1 plus 1.357 74.28। और भी क्वेश्चन में क्या है, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, सेटलमेंट पूछिए राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस 74.28 mm, जो मेरे को वहां पे टाइप करना है इट इज 74.28, जो वहां पे गेट में न्यूमेरिकल कीपैड दिया होता है वहां पे मेरे को 74.28 टाइप करना है, राइट। तो यहां पर आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझा दी हैं, और एंड में जाते जाते भी आपको इस चीज को मैं आपको समझा के जा रहा हूं कि यहां पर ना 2 डेसिमल तक आपसे पूछी गई थी कि अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट कितनी है, और यूनिट्स का भी आपको ध्यान देना था कि mm में पूछा है। अगर आप मीटर में निकाल लेते देन इट वाज रॉन्ग, और अगर मीटर में पूछा होता और आपकी आदत mm में निकालने की बनी है देन ऑल्सो इट वाज रॉन्ग। अगर 1 डेसिमल तक पूछा होता तो 74.3 होता, आपने 74.28 कर दिया देन ऑल्सो इट्स रॉन्ग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एंड में आंसर जो पूछा है वो तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, पर जो पूछा है वो किस यूनिट्स में पूछा है, कितने डेसिमल तक पूछा है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड में जब आप अपना आंसर न्यूमेरिकल कीपैड पे एंटर करें तो 3 चीज़ें याद रखना, क्या पूछा है वो ही एंटर कर रहे हो, किस यूनिट्स में पूछा है वो ही एंटर कर रहे हो, जितने डेसिमल तक पूछा है, या राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर वगैरह जो पूछा है वही कर रहे हो। इन 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा, क्या पूछा है वही कर रहे हो, किस यूनिट्स में पूछा है वही कर रहे हो, जितने डेसिमल तक पूछा है वही कर रहे हो। इन 3 चीज़ों का आप ध्यान रख लेना, आपकी सिली मिस्टेक्स रिगार्डिंग दिस बहुत कम हो जाएंगी और आपकी एक्यूरेसी हाईली जंप करेगी, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन एक विशाल क्वेश्चन था, वैसे ये इतना बड़ा नहीं था, आपको मैं समझाता गया, चीज़ें डिटेल में समझाता गया, इसलिए ये बड़ा बना है। जब हम इस क्वेश्चन को, हमारी अच्छी प्रैक्टिस हुई होती है ना, हमने चीज़ों को समझा होता है, गेट की PYQ हमने अच्छे से प्रैक्टिस की होती हैं, तो ये क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं, ऐसे हो जाता सॉल्व ये, ठीक है। मेरे से जब मैं करने लगता हूँ बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है, बहुत ही जल्दी हो जाता है, मतलब कहने का मतलब है जल्दी हो जाता है। और जल्दी का जो मेन
उसका मैं आपको बता दूं कि मेन उसका रीज़न क्या है, वो है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस गेट की PYQ ही आप करिए, देन इट्स वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो इससे हमारा आज वाला लेक्चर ख़त्म हो रहा है। अगले लेक्चर में हम और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ठीक है, फॉर नाउ इट्स ओवर, थैंक यू वेरी मच।